बड़ी खबर की शुरुआत, जहां 91 दिन के बाद देश में 50,000 से कम कोरोना केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 42,640 नए मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख से कम। तो कोरोना की रफ्तार थमने का सिलसिला जारी है। धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे जा रहा है और 91 दिन के बाद आज ऐसा दिन आया है जब नए मामले 24 घंटे के भीतर 50,000 से कम है, जो कि इस वक्त 42,000 के करीब बताए जा रहे हैं। कुल एक्टिव केसेस कितने हैं? 7 लाख। तो 91 दिन के बाद 24 घंटे के भीतर नए केसेस 50,000 के नीचे आए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तीसरी लहर को लेकर सतर्कता बरतने के आदेश हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर आदेश जारी हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन पर स्टेट एंटीजन टेस्ट के खास इंतजाम होंगे। कोविड हेल्प डेस्क और पुलिस पेट्रोलिंग पर जोर दिया जाएगा और 27 जून से बच्चों को मेडिसिन किट मिलेगी। निगरानी समिति हालात और व्यवस्थाओं पर पैनी नजर बनाए रखेगी। लखनऊ से बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ का बड़ा दावा कि 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा सपा से कर सकते हैं गठबंधन। सपा बसपा से बातचीत चल रही है, ये कह रहे हैं चंद्रशेखर। भीम आर्मी का बड़ा दावा, 2022 में गठबंधन के संकेत बसपा या सपा और दोनों से बातचीत चल रही है, ये साफ कर दिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने। लखनऊ से खबर है, मथुरा से बीजेपी विधायक पूर्ण प्रकाश की बीएल संतोष से मुलाकात हुई है। बीजेपी मुख्यालय पर बीएल संतोष से पूर्ण प्रकाश मिले हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक कौशिक भी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तो बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल बैठकों का दौर जारी था और आज भी ये क्रम जारी है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की हम बात करें तो लखनऊ दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि अब से थोड़ी ही देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। 10 बजे का वक्त था ये बैठक शुरू होने के लिए और अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के दौरे का दूसरा दिन है। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचेंगे थोड़ी देर में और इसके साथ ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो आज बैठकों का दौर जारी रहेगा, जहां कल देर शाम सीएम से लंबी बातचीत हुई, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और अब 10 बजे से बैठकों का सिलसिला जारी होगा। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, जानने की कोशिश करते हैं। अनुभव, बताइए किसका इंतजार चल रहा है, कब ये मीटिंग शुरू होने वाली है, बैठक कब से शुरू होगी? चुनाव है, उनको किस तरह से फतेह करना है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो पहुंचे हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है वो भी अब पार्टी कार्यालय में मौजूद है। हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो और तमाम सारे कार्यकर्ता आज हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी हमें पार्टी कार्यालय पर नज़र आ रही है। कई पदाधिकारी जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं, जैसे गोविंद नारायण शुक्ला भी आ चुके हैं, इसके अलावा संजय राय भी पहुँच चुके हैं। कई पदाधिकारी जो हैं वो भी अभी आ रहे हैं, उन्हें इस बैठक में शामिल होना है। और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के 6 क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने संगठन को बांटा उत्तर प्रदेश में, तो वो सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर में और उनके साथ ये बैठकें शुरू होंगी। कुछ विधायक जो हैं पार्टी के वो भी सुबह सुबह पहुंचे थे और उन्होंने भी बीएल संतोष से मुलाकात की है। हम आज तमाम सारे प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। लोग प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं, लोगों की कोशिश है कि राधा मोहन सिंह जी से मिला जाए, क्योंकि देखिए चुनाव की ही तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। इसीलिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भी हमें कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। लोग कुछ रिपोर्ट लेकर आए हैं अपने हिसाब से, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे पार्टी बेहतर कर पाएगी विधानसभा क्षेत्रों में। और आज जो बैठकें हैं उसमें कई अहम मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से बीजेपी जो है वो चुनाव में जाएगी।
इसके अलावा कल जो बैठक हुई है उसमें भी कई बिंदु निकल कर सामने आए हैं कि आगे बीजेपी के क्या कार्यक्रम होंगे। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके जो प्रस्तावित दौरे होंगे, इसके अलावा अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के जो प्रस्तावित दौरे होंगे, राजनाथ सिंह के, जेपी नड्डा के, इनके जो दौरे होने उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव होने हैं, पार्टी की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की जाए और उस पर भी चर्चा हुई है। आज माना जा रहा है कि वो भी जो नाम है वो सभी कैंडिडेट के नाम घोषित किए जा सकते हैं और 3 तारीख को चूंकि वोटिंग होनी है। इसके अलावा निगम बोर्ड में अभी बहुत सारी जगहों पर वो खाली पड़े हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, उस पर भी चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि वो भी नाम 1-2 दिन में घोषित हो जाएंगे, यानी निगम बोर्ड में जो खाली पड़े पद हैं उन्हें भी भर दिया जाएगा। कई सारे हमें यहाँ पर विधायक भी दिखे हैं, लोग अपने अपने जो हमने पहले कहा कि रिपोर्ट तो ला ही रहे हैं, कुछ लोग अपनी समस्याएं भी ला रहे हैं, उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, कुछ योजनाएं जिन पर काम नहीं हुआ है उसके बारे में भी लोग बिल्कुल अनुभव, क्योंकि यही वो वक्त है कि अब हर किसी को अपनी बात पहुंचाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। चुनाव की रणभेरी सज चुकी है, हर किसी को अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद रहना होगा। अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि जल्द ही यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा सकता है। इसके लिए मसौदा भी तैयार हो रहा है, इस पर सियासत गरमा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी में है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी? बच्चे तो ही अच्छे, ज्यादा हुए तो मुश्किल होगी। मसौदा हो रहा तैयार, फाइनल मुहर का इंतजार। क्या चुनाव से पहले यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मंथन शुरू हो गया है। मसौदा तैयार करने का काम शुरू है। अलग अलग पहलुओं पर विचार हो रहा है, ग्राउंड वर्क तेज है। सबसे पहले यूपी राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का वो बयान सुन लीजिए, जिसमें वो जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बता रहे हैं। फिर सुनाएंगे राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री का बयान। देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग राज्य सरकार की नीति का पालन करते हैं उनको राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गरमा रही चर्चा पर सरकार के मंत्री मोहसिन रजा मुहर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह फैसला देश हित में होगा। बहुत ज़माने से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बहुत से लोगों ने तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया इस मामले को, क्योंकि उनको लगा कि शायद हमारे लिए कोई हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। तो हम तो देश हित में और जनहित में ये कानून ला रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है, जो सामाजिक ज़रूरत होती है कानून उस लिए बनाए जाते हैं। राज्य विधि आयोग की तरफ से जो मसौदा तैयार हो रहा है उसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवार की सरकारी सुविधाओं में कटौती की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि जिन पात्र लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए उन्हें आज के हालात में दिक्कत आ रही। हम तमाम योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं जो पात्र हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स ऑफ पात्र आते हैं और हमारी योजनाएं, मान लीजिए हमने 10 करोड़ लोगों के लिए बनाई और एकदम से 20 करोड़ हमारे पास में अगली स्क्रूटनी में आता है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वंचित रहता है। कानून पर अभी विचार ही हो रहा, लेकिन सियासत गर्मा चुकी है। सपा का आरोप है कि यह सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए हो रहा। इस पर सरकार का जवाब है कि ऐसे मुद्दों पर किसी की भी अलग राय नहीं होनी चाहिए। राज्य विधि आयोग ने भी बढ़ती हुई जनसंख्या पे चिंता व्यक्त की है और कुछ सुझाव भेजे हैं, और इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है। अभी बात कानून के मसौदे को तैयार करने की तैयारी तक ही सिमटी हुई है, लेकिन सियासी वार पलटवार कई कदम आगे बढ़ चुका है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद दमकल विभाग की, जिसने 112 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जहां 86 अस्पताल फायर फाइटिंग यंत्र वहां के मानक के हिसाब से फिट नहीं पाए गए, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थे।
इसके बाद अग्निशमन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को नोटिस भेजा, एक रिपोर्ट प्रशासन को भी भेजी। आपको बता दें कि ऐसे में अगर कोई घटना हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। जितनी भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका फिट होना, मेंटेन होना बेहद जरूरी है। गाजियाबाद अग्निशमन विभाग ने अस्पतालों का निरीक्षण किया और उस निरीक्षण में क्या मिला, ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सीएफओ गाजियाबाद है सुनील कुमार सिंह। सर, किस तरह का निरीक्षण किया और क्या कमियां मिली? ये अस्पतालों में जो है लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो है चेकिंग की जाती है। उसी अभियान के तहत जो है ये पुनः जो है चेक किया गया। लगभग 112 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि 26 अस्पताल जिसमें सभी व्यवस्थाएं जो है उसमें ढांचागत और अग्निशमन की व्यवस्थाएं सही पाई गई। शेष में जो कमियां पाई गई हैं उनके मालिक और प्रबंधक को उसको कमियों को दूर करने हेतु जो है नोटिस दी गई है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी, क्योंकि उनका लाइसेंस पंजीकरण वहीं से होता है, रिन्यूअल होता है, तो उनको भी उनके कार्रवाई के लिए लिखा गया। तो देखिए, ये थे गाजियाबाद के सीएफओ सुनील कुमार सिंह, जिन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण में 86 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर उपकरण ही मौजूद नहीं थे। अग्निशमन विभाग द्वारा जो उन्हें बताया जाता है कि उपकरण रखे जाएं या ना रखे जाएं, उनके पास ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं मिला कि वो आग को काबू पे पा सकें। देश में ऐसे कितने ही हादसे हो चुके हैं जिसमें बहुत लोगों की जानें जा चुकी हैं, अस्पतालों में आग लगी है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग चेते नहीं हैं। इसमें वहीं जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में भी उपकरण नहीं मिले हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। वो लेटर उनको प्राप्त हो गया है, उनकी रूटीन ये इंस्पेक्शन प्रक्रिया होती है और उससे हमको पता लगता है कि कहाँ किस जगह पर कौन कौन से इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं या कहाँ और आवश्यकता है। अब वो उसी आधार पर हम लोगों ने जितने भी नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स है सबको एक नोटिस इशू करा दिया है कि ये जो गैप्स अग्निशमन विभाग द्वारा बताए गए हैं इनको आप पूर्ण करा लें। बाराबंकी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। प्रेम विवाह करने वाले एक लड़की को तालिबानी सजा दी गई है। पहले तो लड़की को मारा पीटा गया, उसका सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया। पुलिस ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, 3 को हिरासत में लिया है। देख क्यों नहीं भैया उतरा लड़की जो करीब 20 वर्ष की है, उसने लिखित रूप से यह तहरीर दिया है कि कल उसने अपने मर्जी से एक लड़के से जिसका नाम मिथुन है उससे मंदिर में शादी कर लिया था, जिससे नाराज़ होकर के उसके पारिवारिक जन चाचा वगैरह उसके बाल काट दिए और उसके साथ अभद्रता किए, मारपीट की घटना किए, जिसकी सूचना पर उसके जो लिखित तहरीर थी उस पर अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर दिया गया है। 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। शेष अन्य लोग जो हैं उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी कर विवेचना का निस्तारण किया जाए। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोल्ड ड्रिंक पीने से एक परिवार के 8 लोग बीमार हैं। सभी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक्सपायरी डेट वाले कोल्ड ड्रिंक को पीने से ये फूड पॉइजनिंग हुई होगी। थाना हैदरगंज के बालेडीहा गांव का मामला बताया जा रहा है। एक परिवार के 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। आशंका जताई जा रही है कि एक्सपायर्ड था ये प्रोडक्ट। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, कोल्ड ड्रिंक पीने से एक परिवार के 8 लोग बीमार हैं। सभी को जिला अस्पताल भर्ती कराना पड़ा है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी और अभी 8 सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट को, कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी होगी। फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है, लेकिन अभी मेडिकल टीम क्या बताती है इसका इंतजार है। सभी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एक परिवार में 8 लोगों की तबीयत बिगड़ती चली गई और इन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा है। थाना हैदरगंज के बालेडीहा गांव का मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ऋषि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषि, ये बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट कुछ आई, क्या पता चल रहा है?
ये आपको बता दें, एक ही परिवार के जो 8 लोग बीमार हुए हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से हुए हैं। ये कोल्ड ड्रिंक जो है एक्सपायरी डेट बताई जा रही है। ये हैदरगंज थाना क्षेत्र का मामला है। हालांकि अभी सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अभी कोई भी इनकी रिपोर्ट नहीं आई है, सभी का ट्रीटमेंट की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर बताया जा सकता है। बिल्कुल ऋषि, यहाँ इंतजार रहेगा। ऐसी जगह से जहां से इन्होंने कोल्ड ड्रिंक खरीदा होगा, उसके रोकथाम के लिए तुरंत एक्शन लेना होगा। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल खोलने को लेकर प्री स्कूल एसोसिएशन का सर्वे सामने आया है। 48.4% अभिभावक जुलाई से स्कूल खुलवाना चाहते हैं। सर्वे से यह पता चला है 2 से 6 साल के बच्चों के अभिभावक इस सर्वे में शामिल हुए हैं। आज शिक्षा विभाग को इस सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एक बड़ा वर्ग है, लगभग आधे के करीब 48.4 है उनकी संख्या, जहां वो चाहते हैं कि बच्चों के स्कूल जुलाई से खोल दिए जाएं। कानपुर के हैलट अस्पताल में जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस का एक और साइड इफेक्ट सामने आया है। डॉक्टर्स ने इस बीमारी को ऑप्टिक न्यूराइज नाम दिया है। दुनिया में सबसे पहला मामला बताया जा रहा है जहां ब्लैक फंगस के वजह से मरीज की आंखों के नसों में सूजन आ जाता है। जैसे जैसे दिक्कत बढ़ती है वैसे वैसे आंखों की रोशनी चली जाती है। इस खतरनाक बीमारी को लेकर हैलट अस्पताल के डॉक्टर्स ने रिसर्च शुरू कर दी है। ये एक नई बीमारी ये है कि नॉर्मली ब्लैक फंगस में जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो आंखों का नस होता है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसमें कभी आज तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया है कि उसमें सूजन आ गई है। ये पहला एक केस आया है जिसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस मैंने ऑप्टिक नर्व में सूजन आ गया है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की वजह से। ये फर्स्ट केस है दुनिया भर में। हमने उसका पूरा लिटरेचर सर्च किया कि अभी तक कोई किसी भी दुनिया में किसी कोने से भी ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो डॉक्टरों का कहना है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस का दुनिया में ये पहला मामला है। इससे पहले इस बीमारी का कोई भी मरीज दुनिया भर में नहीं मिला है। समस्या इलाज को लेकर है क्योंकि ब्लैक फंगस स्टेरॉइड के ज़्यादा सेवन से हो रहा है और ऑप्टिक न्यूराइटिस का इलाज स्टेरॉइड देने पर ही हो सकता है। ऐसे में फिलहाल तो मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अब खबर कानपुर देहात से, जहां के राजपुर थाने के छोलापुर गांव में मिट्टी खुदाई के वक्त ग्रामीणों को चांदी से भरा एक मटका मिला। इसके बाद इस मटके की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। अब इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, धर्मांतरण मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। पूरी घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए सीएम ने एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। एजेंसियां तह में जाकर जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सीएम ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उन्हें एनएसए में निरुद्ध करने के आदेश दे चुके हैं। आरोपियों की संपत्ति जब्त करके कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो धर्मांतरण मामले में सख्त कार्रवाई के ये आदेश है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं, फोन पर मौजूद है। शैलेश, ये बताइए कि सख्त से सख्त कार्रवाई यानी फ्री हैंड है सीएम की तरफ से? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए पूर्णतः मामला इतना बड़ा है, जितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया है, वो निश्चित रूप से जब जांच एजेंसियों के सामने भी ये मामला आया तो वो भी बहुत चक्की रह गई कि कितने बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है, कितना बड़ा इसमें एक रैकेट जो है वो बना हुआ है, कागज पूरा फैला हुआ है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री के पहले जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने सबसे पहले पुलिस ने मीडिया को भी इस पूरे मामले की कल जानकारी दी थी। उसके बाद सीएम ने विशेष रूप से खुद बात करके, देखिए सूत्रों की माने सीएम ने खुद आला अधिकारियों से बात की, पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी, उनसे इन पूरी चीजों को जानकारी दी। और इसके बाद में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी आरोपी इसमें है, जो दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी सीएम को बताया, जब अपनी रिपोर्ट वहां पर रखी तो ये भी बताया गया कि इस मामले के तार काफी गहराई तक है, इसमें कई और लोगों के शामिल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो सीएम ने सबको फ्री हैंड दिया और ये कहा है कि जितनी तह में जाकर जांच करनी है की जाए। बिल्कुल शैलेश, देखिए सिर्फ 2 लोगों से ये खुलासे से ये साफ होता है कि 2 लोगों ने 1000 लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, जिनकी जानकारी हमारे पास है।
ऐसे और लोग होंगे, उनके इन्फ्लुएंस में या चंगुल में कितने लोग आए होंगे, ये मामला बेहद गंभीर है। और अब देखना होगा कि किस तरीके से जांच एजेंसियां दिन रात एक करके इस तार का खुलासा करती हैं और बाकी राज्यों से किस तरीके की मदद मिलती है, वहां कैसी हलचल होती है, यह भी देखने वाली बात होती है। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान की गति को तेज किया जा रहा है। पहले दिन देश ने टीका लगवाने का रिकॉर्ड बना लिया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पहले दिन कोरोना वैक्सीन की 81 लाख डोज लगाई गई है। सबसे ज्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश में 15,93,069 लोगों को लगी है। दूसरे नंबर पर गुजरात 10 लाख लोगों को, यूपी में 6,74,817 लोगों को वैक्सीन लगी है। तो इस बड़े टीकाकरण पर प्रधानमंत्री का ट्वीट भी सामने आया है और वो लिखते हैं कि आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया, सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी बधाई जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इतने सारे नागरिकों को टीका मिल सके। वेल डन इंडिया। तो वैक्सीनेशन पर जो रिकॉर्ड बना है उस पर पीएम मोदी का ट्वीट।